Hello students, myself Dr. Vibha Dubey from DWT College कानपुर। आज हम लोग पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो यूनान के महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और गणितज्ञ थे। ये महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। किसी भी दार्शनिक के बारे में चर्चा करने से पहले हमको उसका पारिवारिक जीवन और उसके बचपन के बारे में अवश्य जानना होता है, उसकी चर्चा करनी होती है, क्योंकि उसका आगे का जैसा भी जीवन है, जो दर्शन है, वो बहुत कुछ उसके बचपन, उसके पारिवारिक जीवन, उसके सामाजिक जीवन से प्रभावित होता है। तो इसी तरह प्लेटो की भी जब हम दर्शन की या उनके शिक्षा संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे तो उससे पहले हमें उनका पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। इनके पिता का नाम एरिस्टोन और माता का नाम पेरिक्टोन था। इनका जन्म एक बहुत ही कुलीन परिवार में हुआ था। इनका जन्म एथेंस में 427 ईसा पूर्व हुआ था। क्योंकि ये एक रईस और मतलब अच्छे परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए इनका बचपन बहुत ऐशो आराम में बीता था। इनका पारिवारिक नाम एरिस्टोक्लीस था, लेकिन इनके व्यायाम शिक्षक ने इनकी सुंदर और हष्टपुष्ट काया देखकर इनका नाम प्लेटो रख दिया था। प्लेटो, जिसका कि अर्थ ग्रीक भाषा में होता है चौड़ा, इनके चौड़े कंधे, चौड़ा मस्तक देखकर, इनके हष्टपुष्ट काया देखकर उन्होंने उन्हें प्लेटो नाम दिया। बचपन से ही प्लेटो कविता, ग्रीक साहित्य, दर्शन और खेल कूद में रुचि रखते थे। इनके जीवन के आरंभिक समय में इन्हें सुकरात के पास अध्ययन करने के लिए भेजा गया और इन्होंने 8 वर्ष तक सुकरात के पास रहकर विद्या अध्ययन किया। वे सुकरात के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही सुकरात के व्यक्तित्व में विलीन कर दिया। हालांकि एक राजघराने से संबंधित होते हुए हर कोई ये सोचता था कि आगे अपना जो जीवन है, अपना जो भविष्य है, वो राजनीति में बिताएंगे, लेकिन एथेंस की जो भी शासन व्यवस्था थी, वहाँ का जिस तरीके का माहौल था, उसकी वजह से इनका रुझान राजनीति की तरफ नहीं था। और जब सुकरात को शासकों ने विष दिया, उस समय प्लेटो की आयु लगभग 28 वर्ष थी। तो उस घटना ने उनके जीवन पर बहुत गहरा असर डाला और उन्होंने एथेंस को अपने लिए एक उचित जगह न मानते हुए वहां से वो थोड़े समय के लिए चले गए। आगे के 12 वर्ष वो अपने देश से बाहर रहे और इस दौरान उन्होंने इटली, सिसिली, मिस्र और कई देशों में भ्रमण किया। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि भारत के भी गंगा तटों में उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया था। इस दौरान उन्होंने इटली की शासन प्रणाली, पाइथागोरस के प्रसिद्ध सिद्धांत और जूडिया के पैगंबरों की समाजवादी विचारधारा का गहन अध्ययन किया। जब भारत में वो आए तो यहाँ की भी चिंतन शैली और योग साधना ने उन्हें प्रभावित किया। 12 वर्षों के भ्रमण के पश्चात वो 386 ईसा पूर्व अपने देश एथेंस वापस पहुंचे और वहां उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना करी, जिसका की नाम उन्होंने एकेडमी दिया। जीवन के 40 वर्ष उन्होंने इसी एकेडमी में बिताए। एकेडमी को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का सौभाग्य भी मिला। यहाँ पर एकेडमी में राजनीति, कानून और दर्शन के सभी विषयों की शिक्षा की सुविधा थी, लेकिन ज्यामिति, गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र की शिक्षा के साथ साथ राजनीतिज्ञ, कानून विज्ञ और दार्शनिक बनने की शिक्षा भी इस एकेडमी में दी जाती थी। प्लेटो ने कई संवाद ग्रंथों की भी रचना की। प्लेटो के कई संवाद ग्रंथ, जिसमें द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, अपोलॉजी आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। इसमें से द रिपब्लिक को एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसके बारे में रूसो ने भी कहा है कि यह ग्रंथ कभी भी लिखा गया शिक्षा का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इनके प्रामाणिक ग्रंथों की रचना 28 है। हालांकि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन इनके जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनकी संख्या 28 है। किसी भी दार्शनिक के विचार उनके समकालीन परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। प्लेटो ने दर्शन की प्रेरणा सुकरात से प्राप्त की थी, परंतु दोनों के रहन सहन का अंतर उनकी शिक्षा प्रणाली में भी हमको दिखाई देता है। इनकी रचनाएं प्रमुख रूप से संवाद शैली में है। संवाद शैली का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जिस तरह से बातचीत होती है, इसीलिए इनकी रचनाओं को संवाद ग्रंथ कहा गया है। प्लेटो की रचनाओं को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग वह है जब सुकरात की भेंट से लेकर उनकी सिसिली की यात्रा तक का है।
दूसरे भाग में सुकरात को विष दिए जाने के पश्चात जब उनके विचारों में परिवर्तन आया, जब वो विद्रोह कर उठे वहां की शासन व्यवस्था के खिलाफ, तो उनके विचारों में परिवर्तन आया। और तीसरा भाग वह है जब वो परिपक्वता का चरण था, विचारों की परिपक्वता के बाद उन्होंने द रिपब्लिक की रचना करी। और अंतिम चरण में हम द स्टेट्समैन और द लॉज को रख सकते हैं, ये उनकी विचारों की परिपक्वता का चरम था। इस महान दार्शनिक की मृत्यु 347 ईसा पूर्व हुई थी। अब हम बात करेंगे, ये तो था उनका प्रारंभिक जीवन, उनका बचपन, जिस तरीके से उन्होंने अपनी शिक्षा और जीवन बिताया। अब हम बात करेंगे उनके शिक्षा दर्शन की, कि किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था की वो कल्पना करते थे। प्लेटो ने अपने समय में एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया था। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली सैनिक शिक्षा पर, सैनिक व्यवस्था पर आधारित थी और यह राज्य की तरफ से थी, यानी इसकी व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व था। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था व्यक्तिगत प्रयासों पर आधारित थी। यह उदार और व्यापक शिक्षा प्रणाली थी जो अच्छे नागरिकों के निर्माण के उद्देश्य से व्यवस्थित की जाती थी। प्लेटो ने इन दोनों ही शिक्षा प्रणालियों के समन्वित रूप की व्यवस्था अपने ग्रंथों में की है। इनके शिक्षा दर्शन संबंधी विचार उनकी दो प्रमुख कृतियों द रिपब्लिक और द लॉज में प्रकट हुए हैं। रिपब्लिक की रचना उन्होंने युवावस्था में की थी और द लॉज की व्यवस्था वृद्धावस्था में की थी, जिसके कारण इन दोनों ही रचनाओं के विचारों में हमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। जैसे जैसे प्लेटो के विचार परिपक्व होते गए, वैसे वैसे वो शिक्षा संबंधी उनके विचारों में परिवर्तन होता गया। उन्होंने माना कि सद्गुण ईश्वर की ही देन है और सद्गुणों को ईश्वर की देन माना है और उनके अनुसार बुद्धि भी प्रकृति की ही देन है। प्लेटो ने जाति को 3 वर्गों में, जो समाज में जिस तरीके से व्यवस्था है जाति को, उन्होंने 3 वर्गों में बांटा है। उनके अनुसार पहला वर्ग है दार्शनिक का, दूसरा है सैनिक और तीसरा है मजदूर। यह वर्ग जाति जन्म के आधार पर नहीं है, बल्कि मनुष्य में बुद्धि की मात्रा के आधार पर आधारित है। व्यक्ति को शिक्षा द्वारा स्वयं को विकसित करने का पूर्ण अवसर देना चाहिए, ऐसा प्लेटो का मानना था। उनका मानना था कि व्यक्ति को आप शिक्षा की अवसर दीजिए और वो जिन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है वह उस वर्ग का सदस्य बन जाएगा। जिसमें कि दार्शनिक उन्होंने पहला वर्ग माना है। यह शासक, दार्शनिक और शासक वर्ग पहले वर्ग में आता है, जिनके पास ज्ञान, विवेक और तर्क होता है। दूसरा वर्ग सैनिक वर्ग है, जो कि साहसी होते हैं, योद्धा होते हैं, कर्तव्य पालन और नियमबद्धता जिनके गुण होते हैं। और तीसरा जो वर्ग है वो श्रमिक वर्ग है, जो उत्पादन और श्रम करता है। प्लेटो का कहना था कि शिक्षा का दायित्व है कि वो बुद्धि का पता लगाए और इसका विकास करके व्यक्ति को विभिन्न वर्गों में रखना और वर्ग विशेष में के गुणों का विकास करना शिक्षा का ही उत्तरदायित्व है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में प्लेटो का जो जीवन है, जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके शिक्षा दर्शन के बारे में चर्चा करी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटो के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, या शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अनुशासन, शिक्षक कैसा होना चाहिए, किस तरीके से शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध होने चाहिए, इनकी चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।